यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा का क्या प्रावधान रहा है और प्राचीन काल में बालिका शिक्षा के क्या प्रबंध थे और कैसे उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाना अति आवश्यक है। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो वह 2 परिवारों के उत्थान में अपना सहयोग देती है। शिक्षा तो सबके लिए ज़रूरी है, बालक एवं बालिकाओं दोनों के लिए, लेकिन एक महिला, एक बालिका की शिक्षा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उन्हें शिक्षा प्रदान करने से आने वाली पीढ़ी या 2 परिवार या समाज के अधिकांश लोग उनसे प्रभावित होते हैं, परिवार के अधिकांश लोग उनसे प्रभावित होते हैं और वह अपने विचारों के माध्यम से समाज के उत्थान में, परिवार के उत्थान में अपना सहयोग देती हैं। प्राचीन काल में ऐसी अनेकों महिलाएं विदुषियाँ हुई हैं जिन्होंने अपनी विद्वता के बल पर समाज को एक नई दिशा प्रदान की और बड़े-बड़े प्रकांड विद्वानों को भी शास्त्रार्थ में उन्होंने चुनौती दी। इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वह परिवार एवं समाज के लिए एक धुरी का कार्य करती हैं। एक बालक की प्रथम शिक्षिका माता ही होती है, जो कि एक महिला ही होती है, और यदि माता शिक्षित होती है तो वह अपने विचार, अपने संस्कार उन बालक बालिकाओं में भी रोपती है, जिससे कि आगे चलकर उनका जीवन तो उज्जवल भविष्य होता ही है, वह अत्यंत सुखमय जीवन यापन करते ही हैं, समाज को एक अच्छी दिशा देते ही हैं। उसके साथ-साथ उनसे प्रभावित होने वाले लोग यानी कि आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रभावित होती हैं। किसी एक महिला के द्वारा किया गया प्रयास वो आने वाली कई पीढ़ियों को निरंतर प्रगति के पथ पर लेता जाता रहता है। हमने अपने प्राचीन इतिहास में या फिर जो वैदिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन सब में हम ये भी देखते हैं कि जो प्राचीन काल की बालिकाएँ होती थीं, विदुषियाँ होती थीं, राजघरानों की महिलाएँ होती थीं, उनको विशेष प्रयोजन करके, विशेष शिक्षा का प्रबंध करके उनको हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी और वह युद्ध कला में भी निपुण हुआ करती थी। वैसे भी हम लोग सीरियल्स में या फिर तमाम जो है फ़िल्में वगैरह बनती हैं, उन सब में हम लोग देखते ही हैं कि जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई या फिर तमाम रानियाँ हुई हैं, रज़िया सुल्तान, ये लोग ऐसी रानियाँ हुई हैं जिन्होंने हमारे देश के उत्थान के लिए एक विशेष सहयोग प्रदान किया। इसकी संभावना, इसकी शुरुआत प्राचीन काल से ही हो चुकी थी। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही महिला शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध थी और वैदिक काल में बालकों के समान बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनका भी उपनयन संस्कार होता था, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और साथ ही साथ बहुत सी कन्याएं घर पर ही रहकर पढ़ती थीं। उनके लिए शिक्षा का प्रबंध, गुरु का प्रबंध घर पर ही किया जाता था। बालिकाओं को धर्म, साहित्य के साथ साथ गायन, नृत्य, संगीत, काव्य रचना तथा वाद विवाद की भी शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों में भी सहशिक्षा का प्रचलन तो नहीं था, लेकिन सहशिक्षा वर्जित भी नहीं थी। मतलब कि अगर कोई बालिका शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसको भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उत्तर रामचरित्र में हम देखते हैं कि आत्रेयी लव और कुश के साथ वाल्मीकि आश्रम में वेदांत की शिक्षा ग्रहण करती हैं। उपनिषदों में एक उल्लेख मिलता है कि विदेह, जो आधुनिक बिहार में है, राजा जनक के दरबार में गार्गी नामक विदुषी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं इस बात के साक्षी हैं कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो महिलाएं थीं वह बहुत ही विदुषी, विद्वान, प्रकांड विद्वान हुआ करती थीं और बड़े-बड़े महर्षियों को भी शास्त्रार्थ में चुनौती दिया करती थीं। इसी प्रकार विदुषी सुयोग्य महिलाओं को उस काल में ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ब्रह्मवादिनी से तात्पर्य है विदुषी, सुयोग्य महिला। कुछ को मंत्रविद और पंडित भी कहते थे। रामायण काल में कौशल्या और तारा को मंत्रविद कहा गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो मंत्रविद होती थीं वह
मंत्रों का उच्चारण करती थी और उनकी विशेषज्ञ होती थी, इसीलिए उनको मंत्रविद कहा जाता था। रामायण काल में कौशल्या और तारा को हम मंत्रविद के रूप में पाते हैं। और अगर महाभारत काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि द्रौपदी को पंडित कहा गया है। महाभारत काल में द्रौपदी को पंडित कहा गया है। राजनीति तथा युद्ध विद्या में भी योग्यता प्राप्त स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार वैदिक काल में हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। वैदिक काल में जो महिलाएं थीं वह विशेष तौर से शिक्षा प्राप्त करती थीं और अपनी योग्यता के बल पर वह पुरुषों को भी टक्कर देने का काम करती थीं। टक्कर देने से तात्पर्य उनका विरोध करने से नहीं, उनका सहयोग करने से या फिर अपनी आत्मरक्षा करने से भी है और समाज के उत्थान के लिए सहयोग देने से भी है, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति भी रही है। और प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान प्रदान भी किया जाता था और उनको समाज में सम्मान की नज़र से देखा जाता था, जिससे वह शिक्षा प्रदान करना या परिवार का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, अपने राज्य की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। कहीं से भी महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं आंका जाता था। इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पर देवी देवता साक्षात निवास करते हैं। और इसको हम वर्तमान समय में भी देखते हैं, पाते हैं कि महिलाएं जो है समाज के उत्थान में सहयोग प्रदान करती हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में जो महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे हम उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि विरोधाभास आ जाता है और महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाने लगता है। तमाम सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त हो जाती हैं और महिलाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से या फिर और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण उनको शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगता है। और जब महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा का उद्भव होता है, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रचलन में आती है, उस दौरान भी स्त्री शिक्षा का प्रबंध किया जाता है और महिलाओं को शिक्षा करने से रोका नहीं जाता और उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाती है। और उस काल में भी अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं। वैसे भी महात्मा बुद्ध ने स्त्री को सांसारिक माया एवं मोह का बंधन माना था, लेकिन उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश तो नहीं दिया, परंतु बाद में उन्होंने अपनी विमाता और स्त्रियों को भी अपने संघ में प्रवेश दिया और उनके लिए उनकी शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की। इस प्रकार बौद्ध काल में भी स्त्री शिक्षा प्रारंभ हुई और उन्हें शिक्षा प्रदान की गई। स्त्रियों को अलग पृथक विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और उन्हें भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश दिया जाता। वे वहाँ भी आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और संघ के जो भी नियम थे उनका कठोरता से वो पालन करती थीं। और उनके लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए महिला विहारों में स्त्रियां ही शिक्षिकाएं होती थीं, जिनको कि उस दौरान उपाध्याया कहा जाता था। समय समय पर विद्वान भिक्षुक भी पढ़ाने आते थे, किंतु उनके लिए अकेले आना वर्जित था। वह संभवतः महिला शिक्षिकाओं के साथ ही शिक्षा प्रदान करते रहते होंगे, अकेले नहीं शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। और महिलाओं का जो पाठ्यक्रम था बौद्ध काल में वह पुरुषों के समान ही होता था। वे किसी भी विषय में उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थीं, अर्थात वह जो पाठ्यक्रम था उसमें महिलाओं को भी ये छूट थी कि वह अपनी रुचि के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय में हायर एजुकेशन ले सकें, उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर सकें। इन विहारों में भी अनेक विदुषी महिलाओं का जन्म हुआ और वह अपने धर्म के प्रचार के लिए भी विदेश में भी गईं और शासन कार्य को भी संभाला और विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किया। किंतु बौद्ध काल में स्त्रियों की जो शिक्षा थी वह थोड़ा उपेक्षित ही रही, उसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और स्त्रियों की शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार न होने के कारण जो महिलाओं की स्थिति थी वह ज़्यादा उन्नत नहीं कही जा सकती थी और इसमें उपनयन संस्कार की अनिवार्यता भी समाप्त हो गई थी और बाल विवाह का भी प्रचलन हो गया था तथा समाज में स्त्री का सम्मान भी प्राचीन काल की अपेक्षा, वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया था। इसका कारण उस दौरान
उत्पन्न हुई सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति ही थी, जिससे स्त्रियों की शिक्षा में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। बौद्ध काल के पश्चात हम पाते हैं कि धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के कारण जब शासन प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। और धीरे धीरे जब हमारे देश में पुरुष शासकों का शासन हो जाता है, मुगल काल, सल्तनत काल ये सब आता है, और हमारे समाज पर मुस्लिम शासन प्रणाली का, मुस्लिम शासन व्यवस्था का आधिपत्य हो जाता है, तब महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। हालांकि इस काल में भी अनेक महिलाएं हुई जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और शासन व्यवस्था को संभाला, लेकिन जितना हम देखते हैं प्राचीन काल में उन्हें अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा की स्वतंत्रता थी, उतना इस काल में नहीं थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम पाते हैं कि इस दौरान मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का विशेष रूप से प्रचलन था, जिसके कारण मुस्लिम समाज में स्त्री शिक्षा का प्रचार कम ही था। लड़कियां जो है लड़कों के साथ मदरसों में नहीं जाती थी, अर्थात उच्च शिक्षा वो नहीं प्राप्त कर पाती थी, और छोटी आयु में ही बालिकाएं जो है मकतब में जाकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। जो मुस्लिम शिक्षा केंद्र होते थे उसमें मकतब जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए होते थे, और उसमें बालिकाएं जाती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। और जो मकतब थे वह कुछ घरों में भी चलते थे, और आसपास की महिलाओं द्वारा ही, मोहल्ले की महिलाओं द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी, और जो मुस्लिम बालिकाएं थीं वह मकतबों में ही जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। हिंदू बालिकाएं घर में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं, और इसके लिए उस दौरान उत्पन्न हुई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ही थी जिसके कारण वह घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। जो राजघरानों की बालिकाएं होती थीं, शहजादियाँ होती थीं, उनकी शिक्षा का प्रबंध पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से महलों में ही किया जाता था, और बालिकाओं को धर्मशास्त्र, गृहशास्त्र तथा विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल में भी हम देखते हैं कि कुछ विद्वान, विदुषी महिलाएं हुई हैं, और कुछ ने तो शासन व्यवस्था को भी बहुत बेहतर तरीके से संभाला है, जैसे सुल्ताना रजिया, ये कुशल शासिका थीं, और बाबर की पुत्री जो है गुलबदन बेगम एक सफल लेखिका थीं, और मुमताज महल, जहांआरा, सुल्तान सलीमा तथा नूरजहां आदि ने साहित्य तथा कला का अध्ययन किया। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी फारसी की अच्छी कवियत्री थीं, और इसके अलावा और भी महिलाएं जैसे उस दौरान हिंदू शासिकाएं भी हुईं, और उन्होंने भी अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने शासन प्रणाली के द्वारा उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की राजनीति पर, देश की शासन प्रणाली पर अपना विशेष प्रभाव डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल में जो महिला शिक्षा थी उसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और अपने कौशल का परिचय दिया, और शासन व्यवस्था, समाज को एक नई दिशा दी। इसीलिए हम सभी को महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं कि आधुनिक काल में महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, और ब्रिटिश काल में या वर्तमान समय में महिला शिक्षा में क्या क्या कानून बने, कैसे उनकी व्यवस्था की गई, और किस प्रकार हम महिला शिक्षा को निरंतर उन्नति के पथ पर ले जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं के विकास में उनका योगदान जो है आगे हो, और महिलाएं उच्च शिक्षित हों, समाज को एक नई दिशा दें, और देश एवं समाज का उत्थान हो।